ओला अमीगोस फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो जैसा कि मैंने दोपहर में बोला था कि शाम को मैं पूरा सॉल्यूशन लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है, विज्ञान का। तो वो आ चुका, उसको जल्दी से देखेंगे हम लोग। उसके बाद बाकी जो बातें होंगी आपको फिर बता रहे हैं आगे के लिए क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन मैंने बता दिए थे, उस ऑप्शन को जल्दी से देख लेंगे क्या था। उपभाग एक फिजिक्स वाला सेक्शन था, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, ठीक। ध्रुव और फोकस के बीच में बहुत ही आसान सवाल था ये ऑप्शन, ठीक है। मैं बीच में बताता रहूँगा कि कौन से सवाल आपके थोड़े से बहुत टफ थे या आउट ऑफ द बॉक्स कह सकते हैं, ठीक है, कि आ गए। जिसने प्रैक्टिस नहीं करी होगी वो नहीं कर पाया होगा, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। आपके लिए अगर टफ था तो बाकी लोगों के लिए टफ रहा होगा। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अवलन से दूर हटती हैं तो सघन से विरल, ये तो हमारा सीधे सीधे रूल है, बहुत आसान ये भी था। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था जिसे सॉल्व करना था। आसान इसमें बात ये हो गई थी कि इसमें उत्तल लेंस है, फोकस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, पॉजिटिव हो जाएगा। यू दे दिया है -30 सेंटीमीटर, वैल्यू रख के पुट आउट करते तो वी हमारा आ जाता 30 पर। इसे आप वैसे भी कर सकते थे, थोड़ा सा गेसिंग करके, जो किया होता है इसको प्रैक्टिस करा था तो उसके माइंड में बैठ जाता है। डायग्राम है कि फोकस दूरी 15 है तो 30 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब 2f पे रखा है, तो फिर आप जानते हैं 2f पे रखा है तो 2f पर बनेगा बहुत आसानी से, ठीक। 2f 30 पर है तो 30 पर बनेगा, 30 पर है तो 30 पर बनेगा। सिंपल सी कहानी थी, वैसे भी कर सकते थे, सॉल्व करने वाली कोई बात ही नहीं थी। फिर देखेंगे आगे, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म एक से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। अब सवाल को घुमा के पूछा। जब हम लोगों ने विकल्प किया था ऑप्शन वाले में तो मैंने बताया था कि विचलन पूछेगा, और विचलन पूछेगा किसका सबसे ज़्यादा होता है किसका सबसे कम होता है। सवाल वही है, बस थोड़ा सा घुमा करके पूछा है, जैसे थोड़ा सा माइंड में था, बात पता ले गया होगा कि ये रहा प्रिज्म का आधार, उसके साथ किरण कौन सबसे ज़्यादा विचलित हुई, ठीक है। आधार के साथ कौन किरण सबसे ज़्यादा विचलित हुई, तो यहाँ पे देखेंगे लाल वाला जो है सबसे ऊपर है ना, तो उसका विचलन सबसे ज़्यादा हुआ, ठीक। आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है, तो आधार के साथ दूरस्थ जो है वो रंग लाल है। एम्पियर सेकेंड मात्रक बहुत आसान आवेश का होता है, ठीक है। आप I बराबर फॉर्मूला याद करते हैं Q/T, यहाँ से Q बराबर हो जाएगा IT, I एम्पियर हो गया और ये सेकेंड हो गया, AT हो गया। यहाँ से ये देखिए R1 R2 तो प्रतिरोधों के तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, उनमें समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ना माने जो हमारा V है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो हमें हीट का फॉर्मूला लगाना था, हीट का जो फॉर्मूला लगाना था वो किसका लगाना था, वोल्टेज वाला। तो हीट का जो हमारा H का फॉर्मूला होता है वो होता है V²/RT, ठीक है। तो H1 के लिए आप जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा V1², सॉरी V तो हमारा सेम है, V²/R1T, और ऐसे H2 के लिए हो जाएगा V²/R2T। यहाँ पे रेट दिया हुआ है, ठीक है, उष्माओं का अनुपात या प्रति सेकेंड उष्मा का रेट दिया, मतलब टी को आप यहाँ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा V²/R1 V²/R2, R2 ऊपर चला जाएगा तो ऑप्शन आपका सेट हो जाएगा H1/H2 R2/R1, ठीक है। ये था, तो ये कुछ सवाल थे ऑप्शन वाले जिसमें आपको थोड़ा सा सॉल्व करना था। ये देखिए ऑप्शन में बताया गया था आपको कि ये पूछा जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। टेस्ला लिखे थे हम लोग, टेस्ला को दूसरे वर्ड्स में न्यूटन एम्पियर मीटर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका ये सही हो जाएगा। केमिस्ट्री तो सेक्शन बहुत आसान था, ऑप्शन बहुत ही आसान थे। मीथेन का संरचनात्मक सूत्र, मीथेन पूछा हुआ था, देखिए कितना छोटा सवाल, ठीक है। एक कार्बन वाला मीथेन, कोई लड़का थोड़ा सा ध्यान भी दिया होता, सब में 2-2 कार्बन दिए होते हैं तो होएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मीथेन एक कार्बन वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है, समजातीय श्रेणी का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कंपाउंड होगा वो एक ही सीरीज का होगा। तो C2H4 ये एल्कीन हो गया और ये एल्केन है, दोनों अलग अलग हैं। CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, मेथेन एथेन जैसे हमको सेम सीरीज का मिला, क्लिक हो गया। ये देखिए 1 2 3, ये तो हमारे पिछले साल के सवाल हैं जो आए हुए थे। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइस। शुद्ध जल का pH मान 7 हो जाएगा। एंटीमनी क्या है, उपधातु। ये तीनों सवाल डिट्टो कॉपी पिछले साल पूछे गए थे, ठीक है, वही हैं। ये देखिए कितना आसान सवाल है। एसिटिक एसिड एथेनॉल से रिएक्शन करता है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड एथेनॉल से रिएक्शन करेगा, अल्कोहल से क्या बनता है, एस्टर बनता है, एस्टरीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एस्टर बन जाएगा CH3CO C2H5। सेक्शन बी हमारा जो बायो वाला पार्ट है, इसमें कह सकते हैं कि कुछ ऑप्शन थोड़े से नए ऑप्शन दिखाई दिए, ठीक है। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा होती है, तो जो हमारा कॉइन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ATP हमारे होते हैं, ऊर्जा मुद्रा। पित्तरस का स्राव, यहाँ बच्चों ने गलत किया है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए बच्चे। पित्ताशय में पित्तरस इकट्ठा होता है, ठीक है, बनता यकृत में है। तो स्राव पूछा था कहाँ से वो निकलता है, तो यकृत से निकलता है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। लड़के थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, गलत टिक मार दी, पित्ताशय पे मार दिए हैं। परागकोश में होता है, ऑप्शन बताया गया था आपको, ठीक है, दिया गया था, मोस्ट एक्सपेक्टेड में ऑप्शन में से आ गया। पत्तियों पर कलियां विकसित होती है, देखिए दोनों सवाल आ गए यहाँ पे, ठीक है। पत्तियों पर कलियां विकसित होती है मतलब पत्ती से आपके कली निकलती है, कली निकलने के बाद फिर से प्रजनन हो गया, तो ब्रायोफिल्म जो हमारा टिक बताया गया था आ गया।
ये नया सवाल था। एक लिंगी फूल का उदाहरण है पपीता, ठीक है, इसमें पपीता हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है, तो बच्चे अगर कोई नॉर्मली पढ़ता है अच्छे ठीक है उसमें, तो वैसे बता ले जाएगा कि 120/80 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, ठीक है, घास गेहूं घास को तो खाएगा नहीं, श्रृंखला वैसे टूट गई। घास बकरी मानो, मतलब बकरी ने घास को खाया, मानो ने बकरी को खाई, एक तरीके से श्रृंखला बैठ रही है। क्रॉस चेक करने के लिए आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ऑप्शन यही सही है। बकरी गाय बकरी को खाएगी नहीं। घास मछली घास को खाती है, कुछ पानी वाली मछलियाँ होती है जो घास खाती हैं, लेकिन बकरी मछली को नहीं खाती। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ये हमारा खाद्य श्रृंखला बनना है। फिर हम आएंगे सेक्शन बी में। तो इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 21 जो है, ठीक है, सेक्शन बी वाले में, जिसमें हमारा वर्णनात्मक होता है, मतलब उसमें थोड़ा सा इलिस्ट्रेशन देना है, आपको व्याख्या करनी है सवाल कैसे आया। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें निकालनी थी, इस वजह से 4 नंबर का था, मतलब 2 नंबर के सवाल एक ही में मिला दिए। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी माने क्या बताना है, v बताना है, और दर्पण की फोकस दूरी बताना माने क्या बताना था, यह बताना था। अब बच्चे ने क्या किया होगा, उत्तल दर्पण से दूरी दिया था, उसको पता चल गया कि ये u है, लेकिन यहाँ पे उसने गलती कर दी होगी, और मुझे भी पता वो कहाँ गलती की होगी, उसे साइन में गलती हुआ होगा, ठीक है। तो आप देखिएगा इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो u गिवन है 25 सेंटीमीटर, जो कि माइनस होता है। o और i यही बस हमें क्या करना था, रीड करना था। उसमें क्वेश्चन में बोला है, हाँ तो बच्चे क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारा प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, तो मतलब हमको मानना था कि लेट करना था, ठीक है, माना कि ऑब्जेक्ट की लंबाई x है, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी, x/2 हो जाएगी, आधा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना था, आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना था, ठीक। 2 ही फॉर्मूले हैं, जानते हैं आप लोग। तो I/O = -v/u। यहाँ से आपको क्या पता चल जाता, v पता चल जाता, मतलब जो पहला सवाल था प्रतिबिंब की दूरी पता चल जाती, ठीक है। v बराबर क्या होता है, I/u। इसमें भी बच्चे कुछ थोड़ा सा गलत किए होंगे, क्या, यहाँ पे i जो है वो माइनस के साथ रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं प्रतिबिंब जब इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस साइन में चले जाए, तो -x/2/x × -25, ये x2 क्या हो जाएगा, एक्सेस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आएगा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा किया हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है। ये बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी था, कहने का मतलब ये था, यहाँ पे जो 2 जगहों पे हमें ध्यान देना था, एक ही तो ये वाला पार्ट और एक ये साइन वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद जब v निकल गया, u पता है हमको, तो f तो निकल ही जाएगा, लेंस फार्मूला लगाएंगे, सॉरी मिरर फार्मूला लगाएंगे हम लोग, 1/v + 1/u, वहाँ से f = आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या रहा, इस क्वेश्चन का सॉल्व रहा, ठीक है। ऐसा अगर आपने लगाया है बहुत अच्छी बात है, कीप इट अप। अगला सवाल देखेंगे 22वां जो है, जिसमें बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज हुए, उनको पता ही नहीं चल पाया करते करते कि आखिर में करना क्या है, ठीक है, जान नहीं पाए, क्योंकि थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था। क्यों, हम जो NCERT सॉल्व करते हैं उसमें ऐसा सवाल नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा जब जिसकी अंडरस्टैंडिंग रही होगी लेंस को लेकर के, अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है, कब अपसारी होता है, उसको लेकर के अंडरस्टैंडिंग रही होगी, तो उसका लग गया होगा, पहले ही चांस में क्लिक कर गया होगा कि हाँ यही करना है। दिया क्या था, अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर, अभिसारी किरणें क्या होती हैं कि जो एक पॉइंट पे जाके क्या कर रही हों, मिलने वाली हों, उनको हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरणें, ठीक है। जो किसी एक पॉइंट के टुवर्ड्स जाके मिल रही हों उन्हें हम लोग अभिसारी किरणें बोलते हैं। अवतल लेंस रखने पर किरणें 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कहीं जाके मिल रही थी, लेकिन जब हमने अवतल लेंस लगा दिया तो वो किरणें और थोड़ा सा पीछे मीट कर रही हैं, और थोड़ा सा पीछे मीट कर रही हैं। तो उसमें बोला था, इतनी बात बताया, पहली चीज़ का नहीं, लेंस की अनुपस्थिति में अगर लेंस हटा दिया जाए, जो लेंस हमने भी लगाया है, ठीक है, तो ये किरणें फोकस कहाँ होंगी, जहाँ इनको जाके मिलना था वहीं जाके मिलेंगी। लेंस की फोकस दूरी दिया है। अब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज थे कि किस लेंस की फोकस दूरी दिया है, जिसका पूछ रहा है उसका, या फिर ये जो अवतल लेंस दिया है उसका, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से क्या था इसका, तो ये उसका सॉल्यूशन है। आप चाहे तो इसको इधर से भी देख सकते हैं, आपको इस लेंस की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये बनाया हुआ है ताकि आपको याद आए कि आपने पढ़ा इस तरीके का डायग्राम कि उत्तल लेंस होता है, समांतर किरणें जानते तो वो मुड़ जाती हैं। अब ये मुड़ने वाली किरणें कहाँ जाके काटती हैं, इसके फोकस पे जाके काटती हैं, इस लेंस के फोकस पे जाके कट करती हैं। तो अगर इसको हम हटा दें कि अब सारी किरणें हमको कैसे मिलेंगी, समांतर किरणें जाएंगी, उत्तल लेंस यूज़ करेंगे तो अब सारी किरणें मिल जाएंगी। अब ये अभिसारी किरणें जो यहाँ कटनी चाहिए, जब हम ये लेंस यूज़ कर लेंगे तो ये लेंस क्या करता है, किरणों को और फैला देता है, किरणों को और फैला देता है, तो ये किरणें थोड़ी सी और आगे चली गई, ठीक है। तो जहाँ ये कटनी चाहिए बोला है और थोड़ा सा पीछे कटता है, ठीक है। तो यही बात थी इसमें। तो इस लेंस की फोकस दूरी गिवन है -30 सेंटीमीटर, आप जानते हैं, और लेंस की फोकस दूरी -30 होती है।
20 सेंटीमीटर बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर पीछे कट रही है, ठीक है, जहाँ कटा है उसे 20 मीटर सेंटीमीटर क्या कर रही है, पीछे कट रही हैं। तो ये हमारा v दे दिया। अब लेंस के इस तरफ है तो v प्लस हो जाएगा। u हमको फाइंड आउट करना था। क्यों u? देखो ये जो किरणें हैं ये प्रतिबिंब की किरणें, अपवर्तन के पश्चात किरणें हैं, तो अपवर्तन के पश्चात किरणें प्रतिबिंब की होती हैं। और ये जो किरणें आ रही हैं हम ऐसा मानेंगे कि ये वस्तु की किरणें हैं, यू हैं ये, ठीक है, जहाँ पे वस्तु रखा होगा वहाँ से किरणें हैं, तो हमको समझिए यू निकलना था। ये यू इनडायरेक्टली इस लेंस के लिए फोकस भी है, इनडायरेक्टली इस लेंस के लिए जो अभिसारी इसको बना रहा है उसके लिए फोकस है। तो बस क्या करना था, लेंस फॉर्मूला यूज़ करना था इसमें, ठीक है, लेंस फॉर्मूला यूज़ करना था। बाकी बस आपको यू फाइंड आउट करना था। लेकिन ये सवाल वो कर पाता जिसने सवाल अच्छे से प्रैक्टिस किए थे लेंस के ऊपर, हर पॉइंट पे उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि अभिसारी क्या होता है, लेंस फॉर्मूला कब लगाएंगे, किरणें कब मुड़ती हैं, ठीक है, अवतल लेंस क्या करता है हमको। तो ये इसीलिए बोला जाता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं भले 2 ही फॉर्मूले थे इस चैप्टर में, लेकिन उसको बस हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होता है, उसके हर पहलू के ऊपर हमको क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग बिठानी होती है। तो ये था सवाल, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो बस ज़्यादा वो लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स कह सकते हैं इसको। 23वां सवाल देखेंगे, 2 ओम 3 ओम 6 ओम इस तरीके का सवाल तो हम लोग किए हुए हैं, एनसीईआरटी में भी है। 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि 4 ओम आए नेट, है ना, और यहाँ पे टोटल क्या है, 1 ओम आए। तो 2-2 नंबर के सवाल थे। अगर आपका ये सही है तो 2 नंबर मिलेगा, और आपका ये सही है तो 2 नंबर मिलेगा, मतलब दोनों सही है तब आपको टोटल 4 नंबर मिल जाएंगे। तो ये भी बहुत आसान सवाल था इसका, बस हमको क्या करना था, इसको सेट करना था इसको। देखेंगे 23वां सवाल है ना, 23 क्या है, 3 प्रतिरोध दिए हुए R1 R2 उसको उसके मानते लेते हम लोग। सिंपल अगर कोई लड़का लगाया होता सवाल इसको तो बहुत ही आसान था। 3 प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि 2 3 6 श्रेणी क्रम में डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, तो 6 3 9 2 11 हो जाएगा टोटल, और 11 चाहिए नहीं। तो सिंपल सी बात तो ये क्लियर थी कि क्या है, तीनों श्रेणी क्रम में नहीं रहेंगे। तो तीनों अगर श्रेणी क्रम में नहीं, इसका मतलब 2 समांतर हो सकते हैं या तीनों समांतर हो सकते हैं। तो यही 2 केस बचा ही 3 को लेकर के, ठीक है, सिंपल सी कहानी थी। तो यहाँ पे आर टोटल 4 ओम लाने के लिए इस तरीके से उसका अरेंजमेंट रहेगा, मतलब 2 ओम श्रेणी में और बाकी इन दोनों का नेट आ जाएगा 2, इन दोनों का नेट आएगा 2 आ जाएगा, और 2 और 2 क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। वो इस तरीके से आप निकाल करके दिखा देते हैं। आगे दूसरा जो हमारा था क्या, 1 ओम आ रहा था। 1 ओम आने का मतलब तीनों हमारे क्या हो जाएगा, समांतर क्रम होंगे तभी 1 आएगा, क्योंकि 2 तो समांतर में कर ही चुके हैं हम लोग, श्रेणी क्रम में हो नहीं सकता है तीनों, तो बच्चा एक ही संभावना बची, ठीक है। तो सिंपल ये कहानी थी कि आपका माइंड कहाँ तक जा रहा है, आप कहाँ तक उसको सोच पा रहे हैं, ठीक है। सवाल आप प्रैक्टिस किए होते तो भी हो जाता, बहुत आसान सवाल थे, अभी इस तरीके का एनसीईआरटी में सवाल था। उसके बाद देखिए हमारा तो क्या था, कॉन्सेप्चुअल सवाल थे, ठीक है, ये चौथे चैप्टर से था और ये भी दोनों चौथे चैप्टर से थे, क्योंकि मैंने बोला था कि चौथे चैप्टर में जो मोटर और जनरेटर कट चुका है वहाँ से आपका क्या आएगा, देखिए सीधे सीधे बायो-सेवर्ट का रूल है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने बोला था दिशा ज्ञात करने के लिए आएगा, 4 नियम है दिशा ज्ञात करने, उन चारों में से कोई एक आएगा, वही आया है, ठीक है। और बाकी घरेलू परिपथ वाला है तो सब लोग जनरली जानते ही होंगे। लास्ट होता है, इसको हम लोग पढ़ाते हैं, इस कहानी की तरह की, मतलब हम लोग जो वायरिंग करते हैं घर में तो उसमें 3 तरीके के तार होते हैं, वही देखिए आ गया, क्या क्या होता है, उसका काम क्या होता है और किस रंग के तार होते हैं, ठीक है। ये तीनों बताया तो उसको 2-2 नंबर करके, 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, 6 नंबर मिल गए थे। तो उसको देखेंगे क्या होगा। हमारे पास जो इसका पहला वाला सवाल था कि तार कौन कौन से होते हैं, तो 3 रंग के होते हैं, एक लाल रंग का, एक काले रंग का और एक हरे रंग का। किताब आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो वहाँ पे 2 सिंपल परिपथ बना के दिखाया गया था, ठीक है। लाल वाले को हम लोग लाइव वायर कहते हैं, ठीक है, जो कि पॉजिटिव का काम करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल का। काले वाले को हम लोग न्यूट्रल वायर कहते हैं, उदासीन तार कहते हैं, ठीक, उदासीन पार्ट होता है तार का, जिसे नेगेटिव भी कहते हैं। और जो हरा वाला होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं आम भाषा में, या अर्थ वायर कहते हैं, कि बाई चांस अगर कुछ फॉल्ट हो जाए तो अर्थिंग क्या करता है, सारी करंट को अर्थ में भेज देता है, मतलब बिल्डिंग सुरक्षित हो जाती है हमारा, किससे, करंट लगने से, कि बिल्डिंग में करंट ना जाए। बाकी इनके क्या कार्य होते हैं, हमारा सप्लाई देगा, ये वापस सर्किट कंप्लीट करेगा, और ये हमारा क्या करेगा, बचाता है कि अगर कुछ फ्लक्चुएशन होती है, बाई चांस सर्किट होती है, तो वो सारा करंट अर्थ में चला जाए, ठीक है। और जो ये हमारा सवाल था बायो-सेवर्ट, ये रूल है, जानते हैं आप लोग, फॉर्मूला है। फॉर्मूला जिसको माइंड में था सीधे फॉर्मूले से ही सारी बातें मिल जाती हैं। 4 लोग हैं, 4 चीज़ों पे क्या होता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है इन 4 चीज़ों पे निर्भर करती है। धारा बढ़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। जो लंबाई लिए थे तार का वो बढ़ेगा, जितनी लंबाई जब बड़ा तार लेंगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी, छोटा तार लेंगे कम होगी, समानुपाती। और जो जिस पॉइंट पे निकालें, मान लीजिए ये तार था, ऐसे कुछ बना था आपका फिगर इस तरीके से कि इस एंगल पे निकाला जा रहा है, तो कोण पे डिपेंड करता है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तार कितना छोटा हमने लिया हुआ है उस सेगमेंट पे डिपेंड करता है। यही बायो-सेवर्ट लॉ था, सिंपल पूछा हुआ था।
दिशा ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है एक, ठीक है। इस तरीके से अगर बताते फिगर बना देते उसको बताते अंगूठे उंगली रखते हैं, अंगूठा घुमाते हैं तो बल रेखाओं की दिशा होती है, इस तरीके से घूम के जाएगा, ठीक है। मैक्सवेल के पेंच का एक नियम है, दोनों में से कोई एक बता देते, दिशा बताने के लिए यही दो नियम हैं ही, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। तो ये था हमारा क्या, फिजिक्स वाला सेक्शन। फिजिक्स वाला सेक्शन में थोड़ा सा कह सकता हूँ लिटिल बिट टफ था, कुछ सवाल थे आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन बाकी चीज़ें तो मतलब वही थी पुरानी वाली। सेक्शन बी पे आएंगे हम लोग, फिजिक्स में और केमिस्ट्री पे आ रहे हैं। इसके ऑप्शन तो बहुत ही आसान थे, सबसे ईजी पार्ट में अगर कहूँ तो वो केमिस्ट्री का ही था। एथेनोइक अम्ल, इसका हमें क्या करना है, हमको लिखना है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र मतलब क्या हुआ, आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने थे इसके, ठीक है, इसके बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने थे आपको, या फॉर्मूला लिख देते आप लोग क्या संरचना होता है। तो देखेंगे इसका क्या है सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो इसके संरचना सूत्र में देखेंगे एथेनोइक एसिड, ठीक है, एथेनोइक एसिड, एथ 2 कार्बन, फिर उसमें ओइक है तो COOH CH3A1 संरचना सूत्र हो गया। मेथेनल, मेथेनल, मेथेनल मतलब एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड समूह। तो HCHO इसको आप ओपन भी कर सकते थे, C डबल बॉन्ड OH और H। 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, तो प्रोपेन था 3 कार्बन हो गए, एक पोजीशन पे हमारा क्लोरीन जुड़ गया, इस तरीके से इसका ओपन हो गया। नाइट्रोमेथेन, ठीक है, IPSC जब मैंने पढ़ा था बताया था कि IPSC में नाइट्रो जो होता है प्रीफिक्स में लगाया जाता है, NO2 समूह होता है, तो नाइट्रोमेथेन CH3 हो जाएगा। इसका अगर आप ओपन स्ट्रक्चर बनाना थे तो ये हो जाता है HH इस तरीके से, N डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ से O, ये इसका हो जाता संरचना सूत्र हो जाता। तो इस तरीके से अगर आपने किया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगला क्या था, इसमें पूछा था विद्युत रासायनिक श्रेणी। बच्चे कंफ्यूज हो गए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी तो हम लोगों ने पढ़ी नहीं। तो आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान देते, विद्युत रासायनिक श्रेणी हम लोगों ने 4 चैप्टर देखे केमिस्ट्री के, तो इन चारों चैप्टर में श्रेणी वाला लेकर के बस एक ही नाम आया था, उसका नाम था सक्रियता श्रेणी धातुओं की, ठीक है। और कहीं श्रेणी का तो नाम ही नहीं आता पूरे 4 चैप्टर में कि कहीं सीरीज को लेकर के बात चल रही हो। तो ये सक्रियता श्रेणी ही थी, इनडायरेक्ट वर्ड पूछ लिया, सक्रियता श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी। जिसने थोड़ा सा माइंड लगाया होगा सक्रियता श्रेणी की डेफिनेशन लिख के आया होगा, बाकी चीज़ में है। इसके 2 अनुप्रयोग हैं। तो सक्रियता श्रेणी क्या थी, इसमें क्या लिखना था, यही पोटेशियम सोडियम, इसको हम लोगों ने याद किया था, फुल स्टॉप कॉलिंग में या केयरलेस जेब्रा, ठीक है। ये न्यूमोनिक था, उसको याद करने के लिए सक्रियता के घटते क्रम में। उपयोग थे तो सिंपल एक कब यूज़ किया था हम लोगों ने, विस्थापन अभिक्रिया में कौन सी धातु विस्थापित करेगा नहीं करेगा, विस्थापन अभिक्रिया में धातु के विस्थापन होने के लिए, ठीक है। और जो पढ़ा था हम लोगों ने ऑक्सीकृत अपचयन, तो कौन ऑक्सीकृत होगा कौन अपचयित होगा, या इनडायरेक्टली आप ऑक्सीकृत अपचयन माने जानते हैं, इलेक्ट्रॉन लेगा देगा, उसको बता सकते हैं हम किसके सहायता से, सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी के द्वारा बता सकते हैं। आगे चल के 11th में आएगा आपका, फिर से ये पहला चैप्टर होगा ऑर्गेनिक में। 27वां सवाल था, IPSC नेम ही लिखना था, कितने आसान नेम दिए हैं, ठीक है। SCHO जिसका नाम तो पहले ही दिए थे, देवा था थोड़ा सा दिमाग लाते पहले आ गया था। HCHO, ठीक है, IPSC नाम लिखना है HCHO, क्या हो जाएगा, मेथेनल, 1 कार्बन है, CHO है, मेथेनल हो गया। फिर क्या है, डबल बॉन्ड CH3 CH2 डबल बॉन्ड है, 1 2 3 कार्बन, इस तरीके से नंबरिंग हो जाते, 3 कार्बन प्रोप 1 इन, ठीक। एक क्वेश्चन छूट गया, इसमें क्या था, मिश्र धातु किसे कहते हैं, ठीक है, बताया था मैंने मिश्र धातु आएगा, आपको मिश्र धातु लिखवाए भी थे, उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो भी लिखवाए थे कि कॉपर के 2 मिश्र धातु हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसमें शोल्डर भी बताया गया था आपको। तो कॉपर के 2 मिश्र धातु इंपॉर्टेंट है, वही यहाँ पे पूछ लिया कि कॉपर के 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम लिखिए। मिश्र धातु धातु का या धातु का मिश्रण होता है, इसे मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। मिश्र धातु बनाए जाते हैं ताकि थोड़ा सा उससे क्या हो, क्रियाशीलता कम हो जाए, चालकता अलगता या प्रतिरोधकता इन सबको प्रभावित कर सकें। कॉपर के 2 मेन धातु थे, एक कांसा, ठीक है, और एक तांबा। याद कराए थे इसको, कांसा, का से कॉपर, सा से हमारा SN हो जाएगा, ठीक है, कांसा, इस तरीके से। तांबा, कॉपर और जिंक होता है। अब मुद्रा धातु भी कोई थोड़ा सा दिमाग लगाता है, 5 के सिक्के चल रहे हैं, ठीक है, कॉपर के होते हैं जनरली, तो उसमें क्या हो जाएगा, कॉपर एल्यूमिनियम, कॉपर एल्यूमिनियम और जिंक होता है, मेनली कॉपर के हैं, तो आपको कांसा और तांबा तो मेनली लिखना ही चाहिए था, ये थी। और उसके बाद कार्बन की संयोजकता पर टिप्पणी लिखनी थी। कार्बन की संयोजकता 4 होती हैं, इसको जानते हैं आप लोग। उसके बाद उसका श्रृंखलन गुण बता सकते हैं, चतुर्संयोजकता होती है, 4 लोग एकल बंध, द्विबंध, त्रियाबंध बना सकता है। इतना लिखते काफ़ी था, ठीक है, 2 नंबर का सवाल था ये। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम लिखना था, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अणुसूत्र लिखना था, और उसके क्या करने थे, गर्म करने पर क्या होता है ये लिखना था। तो बताया गया था कि या तो ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूड़ा आ सकता है, या तो बेकिंग पाउडर आ सकता है, दोनों में से कोई आ सकता है। तो यही बचते हैं कि हमारा है ना, खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा था, आपका अणुसूत्र सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। गर्म करने पर इसका यूज भी था, बताया था, इसको सोडा अग्निशामक के रूप में यूज़ करते हैं। सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ये बताना था आपको। CO2 गैस निकलती है जो हमारे पावरोटी, केक, इन सबको फुला देती है, या सोडा अग्निशामक में यही गैस आग बुझाने का काम करती है, ठीक, ये था।
और उसके बाद अगर आप ये ना भी करते तो आपको ये करना था, ठीक, परिभाषा लिखनी थी। केवल बार बार बोले कि पिछली बार बैलेंसिंग दिया था 2023 में, तो इस बार क्या होगा कि अभिक्रिया की परिभाषा दे देगा। ठीक, कितने आसान आसान परिभाषाएं दी है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन में उदासीनीकरण दूसरे चैप्टर से आ गया, और योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ना भी पता होता, ठीक, तो आप क्या करते, केवल इक्वेशन लिख करके या लिख देते कि उसमें एग्जाम्पल ये है, तब भी कुछ उल्टा सीधा आप बता सकते थे। उल्टा सीधा ना, मतलब सॉरी, सोडियम क्लोराइड AgNO3 सोडियम नाइट्रेट AgCl बन जाएगा, दोनों मेटल आपस में रिप्लेस कर देंगे एक दूसरे को। और उदासीनीकरण थे तो एक अम्ल लेते, एक क्षार ले लेते, लवण बन जाता। दूसरे चैप्टर का इतना आसान रिएक्शन है। एल्कीन, उसमें योगात्मक अभिक्रिया हाइड्रोजन करा दिया, एल्कीन बन गया, हाइड्रोजनीकरण था ये। ठीक है, बताया गया था कि आपको क्या आएगा। और क्या भैया जो बायो का पार्ट है उसमें तो आप जानते हैं थ्योरेटिकल है, कोई बात है तो इसमें सारे सवाल आपके नोन हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें कुछ सॉल्व करना है। न्यूरॉन की संरचना दी गई थी, न्यूरॉन तंत्रिकाएं हमारी जो होती हैं उसका चित्र बनाना था। कार्य बताने थे, कार्य क्या होता है तो हमारे जानते हैं आप नर्वस सिस्टम का पार्ट है, उसकी इकाई है। ठीक है, हमारी जो भी सूचनाएं होती हैं उनको प्रेषित करने का काम करता है। लिंग गुणसूत्र आपको बोला गया था, दिया गया था, और एक्सपेक्टेड सवालों में से लिंग गुणसूत्र आ सकता है। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया बताइए, आपको क्रॉस करके दिखा देना था। ये हमारा चौथे चैप्टर से सवाल था। उत्पादक और उपभोक्ता में 4 अंतर लिखिए, तो ये तो बहुत आसान सवाल था, हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर क्या क्या है, पौधे हमारे उत्पादक हैं और जो उपभोक्ता हैं प्राथमिक श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, सब आते हैं। तो ये बनाकर भी लिख सकते हैं आप थोड़ा सा निबंध की तरह। 31 लास्ट सवाल, मानव हृदय का अनुकरण काठ, मतलब जो हार्ट हमारा है उसका आपको फिगर बनाना था, और उसके बाद क्या करना था, उसकी संरचना का वर्णन करना था, किस तरीके से वर्क करता है। अगर आप ये नहीं कर पाते तो मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना था, चित्र बना करके आपको क्या करना था, वर्णन करना था। तो ओवरऑल बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स का सिस्टम मिला करके दोनों आसान सवाल थे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं थे। कुछ बस 1-2 सवाल थे जो आउट ऑफ द बॉक्स थे, ऑप्शन में थे, और यहाँ पे जो हमारा क्या था, एक्सप्लेनेशन वाले में से। ठीक है, नहीं तो मैं कहूँगा कि पेपर काफ़ी ईजी था, बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, मॉडरेट भी नहीं कहूँगा। ठीक है, इजी से थोड़ा सा ज़्यादा बस हार्ड था 2-3 सवालों की वजह से, नहीं तो पेपर बहुत आसान था। बाकी आने वाले पेपर्स के जो सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, आने वाले कुछ दिनों में लोड हो जाएंगे। ठीक है, आपके कोई सजेशंस हो, कुछ सवाल हो जो आप चाहते हो एक्स्ट्रा, उसे आप कमेंट करिए, बताइए। चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, बेल नोटिफिकेशन देखते रहिए, लाइक शेयर और सपोर्ट तो करते रहिए। ठीक है, थैंक्स, आपके एग्ज़ाम्स और अच्छे हों। थैंक यू।